मेरा ये कहना है कि ना स्क्रैप को हम स्क्रैप नहीं लें, वो एक एंटीक चीज़ है। कचरा होती है सूखा और गीला कचरा। इसके अलावा तो आपके पास में बहुत सारी क्रिएटिविटी है जो आप कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने तो इतना बड़ा रेडियो वगैरह बनाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों के इसमें सीधे हम रेडियो बनाने तो नहीं पहुँच गए होंगे। कोरोना था, उसकी जो वैक्सीन थी और इंजेक्शन, तो 30,000 बॉटल्स से कोरोना बनाया। टायर से हम लोगों ने वैक्सीन बनाया। ट्यूब से उसका जो इंजेक्शन था, जो वो बनाया। बेसिकली शुरुआत तो छोटे से ही करी होगी ना। इलेक्ट्रिकल वेस्ट, जो ई वेस्ट आज की डेट में जो कंप्यूटर्स से होता है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, बहुत सारे ऐसे ई वेस्ट आप देखेंगे जहाँ पे वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ना रिड्यूस होता है, ना रीयूज़ होता है, ना रिसाइकल होता है। ऐसे मत समझिए कि आपदा चली गई है, वापस कोई ना कोई, जब कोरोना हमने नहीं सोचा था तो ऐसी कोई आपदा नहीं है जो आने वाली नहीं हो। वो टाइम रहेगा कि जब आपको सस्टेन करना पड़ेगा। जो हम आज वर्ड यूज़ करते हैं, ये सिर्फ वर्ड नहीं रहेगा, उसको उस वक्त आपको चीज़ें उसी में रिक्रिएट करनी पड़ेंगी कि हम लोगों ने बहुत सीमित चीजों में हम लोगों ने अपने घर निकाला है उस वक्त। Hey guys, welcome to the मधु चौधरी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं जो कबाड़ से जुगाड़ कर लेते हैं और वेस्ट से वंडर बना लेते हैं। और यही नहीं, इन्होंने शहर को सजाया है रेडियो से लेके गिटार तक और गिटार से लेके वीणा तक। तो आइए मिलते हैं श्री पवन देशपांडे जी से। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। मेरे लिए अच्छी बात है कि अब मैं आपके शो में, पॉडकास्ट में फर्स्ट टाइम आया हूँ, और मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है पॉडकास्ट देने का। really? पॉडकास्ट या वॉडकास्ट जो कहते हैं, बट थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी। थैंक यू। सो हाउ आर यू टुडे? एब्सोल्युटली फाइन मैम। सर, ये जो आपका वेस्ट टू वंडर्स और कबाड़ से जुगाड़, इतना ये प्रोफाउंड आइडिया आपको कहाँ से आया आजकल, स्पेशली व्हेन देयर इज अ क्लाइमेट चेंज गोइंग ऑन? तो दिस इज लाइक एक वरदान की तरह आपके दिमाग में कैसे आ गया? ये बेसिकली आइडिया रेड एफएम की तरफ से, और रेडियो जो था, तो हम लोगों ने इससे पहले हम लोग आर्ट लाइन में थे, आर्ट फील्ड में थे सॉरी, और हम लोगों ने त्रिवेणी संग्रहालय जनजाति में हमारा हेल्दी कंट्रीब्यूशन है। और मैं और मेरे साथ में देवेंद्र हैं, पार्टनर हैं मेरे। हम दोनों ने त्रिवेणी संग्रहालय में पूरा डिज़ाइन किया, एग्जीक्यूट किया, जो उज्जैन में महालोक में है। तो हम लोग इसी लाइन में थे, चल रहे थे। तो फिर किसी ने बताया वहाँ पे रेड एफएम वालों को कि हम लोगों का स्टूडियो है साक्षी ढाबे के पास में, और हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं अपने स्टूडियो में, क्योंकि हम लोग बेसिकली इसी विधा से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को रेड एफएम ने टच किया, और रेड एफएम आया हमसे कि हम लोगों को कुछ ना कुछ, बेसिकली रेड एफएम या कोई भी एफएम जो है उसका कंसर्न रेडियो से ही रहता है। तो वो रेडियो के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम लोगों को कुछ स्क्रैप है जो नगर निगम के पास में है, और उससे कुछ हमको इंस्टॉलेशन करना है, तो क्या आप लोग करेंगे? तो हम लोगों ने फिर प्लानिंग करी, उसके ऊपर डिज़ाइन करा, और अल्टीमेटली हम लोग इस यहाँ पे पहुँचे कि हम लोग एफएम की बात है, और भोपाल का मेन चौराहा है, तो वो भी रोशनपुरा चौराहा, वहाँ पे हम लोगों ने रेडियो का प्लान किया कि रेडियो बनाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोगों ने एफएम के साथ में तैयार करके रेडियो की प्लानिंग करी। तो उस रेडियो में हम लोगों ने जैसे पूरा स्क्रैप होता है, जैसे नगर निगम के पास में कुछ वॉशिंग मशीन के जो अंदर के ट्यून्स रहते हैं, जिसमें डब्बा घूमता है, जिसमें अपन कपड़े डालते हैं, उसका हम लोगों ने ट्यूनर बनाया। गाड़ियों के नंबर प्लेट से नंबर्स लिखे, जालियों से, स्क्रैप की जालियों से हम लोगों ने शटर्स बनाए, जिसमें जो आप देखते हैं रेडियो में जो छेद रहते हैं, तो उससे जालियों से बना। तो एक कंप्लीट हम लोगों ने एक रेडियो का दिया, जो विश्व का सबसे बड़ा स्क्रैप से बनने वाला रेडियो, जो रोशनपुरा चौराहे पे इंस्टॉलेशन हुआ। सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। मैं इसको हमेशा देखती हूँ जब भी मैं वहाँ से निकलती हूँ, एंड इट इज रियली रियली ऑसम। और एक और चीज़ है उसमें बताना चाहूँगा कि वो बचता भी है। हाँ, उसके अंदर बेसिकली सिस्टम लगा हुआ है, बट क्या होता है कि थोड़ा सा नॉइज़ पोल्यूशन के लिए, नॉइज़ हज़ार्ड्स के लिए उसको बंद रखा हुआ है। पर जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त या कुछ ऐसा होता है, तो हम लोग फिर शुरू करते हैं, और उस दिन वो बचता है रेडियो, जो भी उनके प्रोग्राम से वो चलते हैं उसमें। यू हैव कम अप विद अ ब्यूटीफुल रुद्र वीणा, एंड विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। तो
और स्पेशली योर गिटार इट्स वंडरफुल। तो सारा सब कुछ म्यूजिक से रिलेटेड है, तो इज देयर अ स्पेशल इंटरेस्ट? इंटरेस्ट तो है मैम, बेसिकली म्यूज़िक का हम लोगों को इंटरेस्ट तो है, बहुत है, क्योंकि हम लोगों के स्टूडियो में भी एक छोटा सा हम लोगों ने एक स्टूडियो, म्यूज़िक स्टूडियो बना रखा है और हम लोग गाते भी हैं। पर बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट ये था, रेडियो बनाने के बाद में कमिश्नर, जो भोपाल कमिश्नर है, नगर निगम कमिश्नर, और जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो स्टूडियो आए, तो हम लोगों ने कुछ प्लान किया था। बोट क्लब, जो भोपाल का बोट क्लब है जो बहुत सुंदर है, वहाँ पे कुछ एक अलग म्यूज़िकल थीम देने का। तो ऐसे ही ये मैं महाकाल बाबा को बहुत मानता हूँ, तो उन्हीं के उससे हम लोगों ने सारे काम करे हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्या करें, तो वहाँ पे गिटार का आया कि क्यों नहीं गिटार बनाई जाए, क्योंकि नई जनरेशन, नए कपल्स आते हैं, नए लोग आते हैं वहाँ पे। तो हम लोगों ने फिर स्क्रैप से सबसे बड़ा गिटार बनाया जो 24 फीट का था, जिसको माननीय जो मंत्री हैं हमारे, जो मेरे सीनियर भी हैं, विश्वास सारंग जी, उन्होंने उसको इनॉग्रेशन किया था। और फिर उसके बाद में गिटार के बाद में आपने कहा वीणा, पर वीणा के बीच में क्या हुआ, जब हम लोगों ने गिटार बनाया तो गिटार के बाद में प्लान आया कोरोना वक्त, जो सब वैक्सीन जो हाँ, तो ये जो है ना बड़ा टफ टाइम था लोगों के लिए। तो हम लोगों के पास में बॉटल्स थी, तो विश्वास सारंग जी ने, मंत्री जी ने बोला कि मेरे इधर कुछ आप ऐसा इंस्टॉलेशन करो जो याद रहे, जो आने वाले वक्त में याद रहे, कि कोरोना तो भूल जाएंगे बट चीज़ों को कुछ स्क्रैप से ऐसा। तो हम लोगों ने फिर उसी वक्त हम लोगों ने प्लान किया, तो बॉटल से हम लोगों ने जो कोरोना था उसकी जो वैक्सीन थी और इंजेक्शन, तो वो हम लोगों ने 30,000 बॉटल्स से कोरोना बनाया। टायर से हम लोगों ने वैक्सीन बनाया और ट्यूब से उसका जो इंजेक्शन था वो बनाया। वो चौराहे पे लगा हुआ है, उनके जो कैपिटल यहाँ भोपाल में जो जगह है। और उसके बाद में फिर राजा भोज था, तो इस म्यूज़िकल के बीच की बात कर रहा हूँ, तो राजा भोज, क्योंकि भोपाल का जो बेसिकली लोगो है नगर निगम का, वो राजा भोज है। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा लोगो बनाया जाए राजा भोज का ही। तो फिर हम लोगों ने नगर निगम का जो हेड ऑफिस है ISBT पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक चेन से पूरा राजा भोज, बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन है जो शायद लोगों को नहीं दिखता, बट अगर ISBT जाएंगे तो दिखेगा। उसमें लाइट्स भी लगी हुई हैं और चेन से और बॉटल से बैकग्राउंड हम लोगों ने बॉटल, जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उसको काटा, तो जब वो उड़ती हैं तो ऐसा लगता है फ्लावर्स हैं पीछे, तो हजारों पीछे बॉटल्स लगाई और उसके ऊपर हम लोगों ने चेन से राजा भोज बनाया। और फिर इसके बाद में माँ सरस्वती के ऊपर हम लोगों ने सोचा कि वीणा, जो आपने कहा जो रुद्र वीणा, तो रुद्र वीणा का ख्याल ऐसा आया कि अब कुछ एक सबसे बड़ा इंस्टॉलेशन अलग करना था। तो ये अब हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हम लोगों को किसी ने, इनफैक्ट कोई नहीं था, बट हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, हम टीम के साथ डिसाइड कर रहे थे कि अब क्या बनाए। तो तबला आया, एक ढोलक आया, सितार आया, ऐसी चीज़ें आई जो इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फिर एकदम से आया, ये तो अभी ट्रेंड में है, ऑलरेडी चल रही है, पर रुद्र वीणा अब लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली ये इंडियन माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और सरस्वती जी का वाद्य यंत्र है जो लोग भूलते जा रहे हैं। आने वाली जनरेशन को याद ही नहीं है कि रुद्र वीणा होती क्या है। वीणा एक अलग है और रुद्र वीणा अलग है। तो हम लोगों ने फिर प्लान किया कि क्यों नहीं आने वाली जनरेशन को, जो 100 साल बाद, 200 साल बाद जो चीज़ें चली जाएंगी या याद नहीं रहेंगी, तो उसको जागृत करते हैं। और लता मंगेशकर के ऊपर हम लोगों ने डेडिकेट करते हुए कि माँ सरस्वती, उनको भी हम कहा जाता था, तो उसी वक्त उनका देवासन हुआ था। तो हम लोगों के दिमाग में भी था कि क्यों नहीं ऐसे बनाया जाए, और माँ सरस्वती को रखते हुए लता मंगेशकर के उससे हम लोगों ने फिर रुद्र वीणा के ऊपर स्टडी करी। फिर काफ़ी यूट्यूब्स में देखे कि कैसी होती थी रुद्र वीणा, कैसी होती थी। बहुत कम उसके आपको रुद्र वीणा मिलेंगी, बजाते हुए तो बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब में देखा कि बजती कैसे, क्योंकि सिर्फ स्क्रैप से इंस्टॉलेशन बनाना नहीं होता, उसके पीछे कहानियाँ होती हैं। क्योंकि हम कुछ अपन बनाने जा रहे हैं वीणा और बन गया तबला, तो एक्चुअल में उसकी एनाटॉमी परफेक्ट होनी चाहिए कि रुद्र वीणा के प्रोपोर्शन क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने फिर डिज़ाइनिंग पे काम किया
उसकी डिज़ाइन होती, क्योंकि क्या होता है कि स्क्रैप ऐसा मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने अपने आई वॉन्टेड टू कम टू दैट जी, ओनली जी। कि जैसे आपने जब कहा कि हमने नेम वो नंबर प्लेट से हमने नंबर्स बनाए, ये बनाए, तो आप क्या बनाना चाह रहे हैं वैसा आपको बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या उसका वेट कर रहे हैं आप? सो हाउ लॉन्ग इट्स दैट प्रोसेस, मतलब कि जो वेस्ट मिला उसी से बना लिया, या जैसा जैसा वेस्ट मिल रहा है वैसा वैसा आपका प्लानिंग होता है, या हाउ इट इज? अच्छा आपने सवाल है, क्योंकि इसलिए हर एक स्क्रैप एक जैसा नहीं होता। नया मटेरियल तो आप बाय खरीद सकते हो कि आपको 2 चाहिए, आपको पता चला 10 लगने 8 लगने, तो आप मार्केट में गए, आपने परचेज कर लिया। स्क्रैप एक जैसा नहीं होता। तो क्या होता है कि हम लोगों का जो स्क्रैप था, हम लोगों ने उसको सेग्रीगेट किया जाता है पहले कि स्क्रैप में क्या क्या हमारे पास में है। फिर हम लोग डिज़ाइन करते, पहले तो डिज़ाइनिंग पे काम होता है। डिज़ाइनिंग जब हो जाती है तो डिज़ाइनिंग के फिर बहुत सारे प्रिंट्स निकलते हैं कि एक्चुअल में वीणा, रुद्र वीणा होती क्या है। तो दिमाग में पहले से रुद्र वीणा आनी चाहिए आपके। आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसके आपको ना बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस होना चाहिए, आपके दिमाग में सिर्फ वही चीज़ होनी चाहिए जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने जितने प्रिंट आउट्स थे ऑफिस में, अपने स्टूडियो में, जहाँ बनने वाले थे, हमारे जो फैब्रिकेटर्स थे, जो आर्टिस्ट हैं, जो कम से कम 100-150 हम लोगों ने प्रिंट आउट्स निकाले वीणा के और उसको पूरी वॉल पे लगाए ताकि वो दिमाग में वही वही चीज़ रहे कि कहाँ क्या फिट हो सकता हाँ, है, कहाँ फिट हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि वीणा ही दिमाग में होनी चाहिए। ओके, ऑल द टाइम। जब हम कोई चीज़ करने जाते हैं तो फिर है ना, वो अगर पैशन इतना होना चाहिए कि वो आधा घंटा हम लोग बात कर रहे हैं तो उसी जॉनर में रहे हम लोग कि नहीं ये करना, यही करना, यही करना। तो वो वीणा ही लगाई। तो क्या होता था कि छोटे जैसे कोई काम करने वाला, जो हमारे यहाँ काम करने वाला बंदा है, वो भी कुछ ना कुछ उठा के लाता था कि क्या ये लग सकता है। होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्लच प्लेट्स, गियर वॉशर्स, बेयरिंग्स, ये सारे गाड़ियों के पार्ट्स एक कलेक्ट करे। और फिर क्या होता है, आपने जो कहा कि एक जैसा नहीं मिलता, बिल्कुल सही है। फिर क्या होता है कि लिमिटेड मिलते हैं। जैसे प्रेशर प्लेट्स जो हम लोगों ने लगाई, वो हमारे इसमें लगी 900 और हमारे पास थी 100-125। फिर उसको ढूंढने हम कबाड़ खाने गए। फिर कबाड़ खाने जाते थे क्योंकि एक जैसा स्क्रैप आपको मिलता नहीं है। फिर कबाड़ खाने वालों को समझ में आता था कि इनकी ज़रूरत है। जहाँ पे वो तौल से देता था वहाँ पे वो पीस से देने लगते हैं। क्या होता है, देखिए यहाँ पे हर कोई एडवांटेज उठाता है कि उनको जब पता चलता है चीज़ों का। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें थी। फिर हम लोगों ने कुछ परचेस करी कबाड़ खाने से, क्योंकि एक जैसा बेयरिंग्स कुछ परचेस करे। तो बहुत सारे, पहले तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए मैम फ्रेम बनाया जाता है, उसका ढांचा बनाया जाता है। फिर ढांचा जब बन जाता है तो फिर उसके बाद में उसको हम कहते हैं ना कि सजाने के लिए फिर हम लोगों को कि क्या क्या वीणा में लगेगा, क्या चीज़ें होती। तो बस ऐसे ही चीज़ें करते गए। तो प्रेशर प्लेट्स, क्लच प्लेट्स, बेयरिंग, जो ऊपर की जो जिस पे तान होती है उस पर हम लोगों ने जो गियर वायर्स होती हैं, जो गाड़ियों की गियर वायर्स होती हैं, फिर वो लगाई हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। कमानियाँ लगाई, गाड़ियों की जो कमानी होती हैं, कमानियाँ को तो उसको वेल्ड करके उसका जो वीणा का जो गोल पोर्शन होता है उसको कमानियों से करा था कि उसमें स्ट्रेंथन भी आए। अच्छा, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा बिग मशीन्स की भी ज़रूरत होती होगी, वेल्डिंग है ना? वेल्डिंग के लिए तो जो वेल्डिंग मशीन्स की तो ज़रूरत रहती है क्योंकि फैब्रिकेशन मशीन्स की ऐसी ज़रूरत होती है? बाकी ऐसा हम लोगों के लिए तो हाँ, जो तो ये वेस्ट आप कहाँ से प्रोक्योर करते हैं? नगर निगम से? कुछ नगर निगम से करते हैं, कुछ कबाड़ खाने से करते हैं। तो नगर निगम से वेस्ट लेने का क्या प्रोसेस है? नगर निगम से वेस्ट लेने का प्रोसेस नहीं था। जो ऑलरेडी पहले नगर निगम ने जो दिया था वेस्ट, तो वो तो हमारे पास था। और कुछ डिमांड हम लोग करते हैं कि हम लोगों को जो इनके पास में क्या होता है मैम, जैसे इनके स्टोर्स रहते हैं, उसमें क्या है, इनकी जो गाड़ियाँ रहती हैं नगर निगम की, आपने देखा कचरा गाड़ियाँ या इनकी जो व्हीकल्स हैं, वो उनका एक वर्कशॉप है। उस वर्कशॉप में क्या है, हज़ारों इनके पास गाड़ियाँ हैं। तो डेली एक वर्कशॉप है जिसमें अपन कहते हैं गैराज। उस गैराज में पार्ट्स इनके बहुत सारे निकलते हैं। जैसे स्टेट गैराज है गवर्नमेंट के लिए गाड़ियों का, वैसे इनका गैराज है।
तो वो एक डम कर देते हैं एक जगह पे, जो तौल के भाव ये लोग बेच देते हैं, या आई डोंट नो इन लोगों का प्रोसेस क्या है, या ऑक्शन में देते हैं। तो कुछ सामान जो हमको चाहिए रहता है, फिर हम लोग जाके वहाँ से हम लोग कमिश्नर सर को देते हैं परमिशन, एक लेटर देते हैं। कमिश्नर सर उसको यूडीसी जो डिप्टी कमिश्नर है उनको फाइल करते हैं। फिर वहाँ से नीचे आता है कि हम जो स्टोर इंचार्ज है कि इनको जो पार्ट्स चाहिए, इनको जो चाहिए वो आप दे दें। फिर हम लोग उस पार्ट्स को कैरी करके फिर हमारी गाड़ी से अपने स्टूडियो लेके आते हैं। अब वो स्टूडियो लाके ज़रूरी नहीं कि वो सारे पार्ट्स लग जाएं। फिर हम लोग अपने स्टूडियो, हमारे पास में एक बड़ी सी प्लेस है, वहाँ पे हम लोग डम करते हैं। फिर हम लोग उसको सेग्रीगेट करके फिर जो हमारे काम की चीज़ें फिर हम उसमें से निकालते फिर हम लोग देते हैं। मतलब नगर निगम में सेग्रीगेटेड रहता है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, नहीं, वहाँ पे पूरा आपको डम से हाँ, डम पड़ा रहता है। मतलब तो अगर ऐसा हो कि एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में ही वो सेग्रीगेट होता जाए, तो विल इट नॉट बी वेरी वेरी मच ईजियर कि जैसे जब हम घरों में कचरा फेंक रहे हैं तो हम उसको ऑलरेडी सेग्रीगेट, जैसे अभी जो चलता है गीला कचरा, सूखा कचरा, उसको और सेग्रीगेट करके कि मेटालिक वेस्ट, नॉन मेटालिक वेस्ट, इलेक्ट्रिकल वेस्ट का तो है, बट देन पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, और वो उतना ध्यान भी नहीं रखते हैं कि इसको इधर फेंकना है, तो दैट इज देयर। ये सूखा, गीला, इलेक्ट्रिक वेस्ट या हम ई वेस्ट। अब वेस्ट भी है ना, बहुत 5-6 प्रकार के वेस्ट होते हैं। जैसे ई वेस्ट, उसके बाद में आपने कहा इलेक्ट्रिकल वेस्ट का, फिर उसके बाद में ग्लास, वुड, जो मेटल वेस्ट है। ऐसे कई वेस्ट हैं जिसको सेग्रीगेट किया जा सकता है, पर घरों का आप बहुत मुश्किल है करना। इसलिए ना अब जो हम लोग बात करते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल की, वो हम लोग काम करते हैं कि उसी के तहत कि उसको रिड्यूस किया जाए, रीयूज किया जाए और रिसाइकल करा जाए। जो रीयूज नहीं हो रहा उसको रिसाइकल किया जाता है। जैसे ग्लासेस होते हैं, मेटल होते हैं, तो ग्लासेस को अलग करा जाता है, जो नगर निगम का एक अलग उनका प्रोसेस है। तो वो उनका एक अलग प्रोसेस है, उनका एक डंप यार्ड है, उसमें वो लोग हमारे कचरे को लेके जाते हैं, वहाँ पे सेग्रीगेट किया जाता है। फिर मेटल को अलग किया जाता है, ग्लास को अलग किया जाता है। तो मेटल को जो बड़ी बड़ी फर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहती हैं, वो लेती हैं, खरीद लेती हैं, फिर वो अपना पिघला के फिर वापस से नया। But then the कबाड़ वाला भैया doesn't take those glasses bottle, ऐसा क्यों? आपने जैसे ही सबसे पहले आपने अगर मेटल बोल दिया तो वो आपको 5 मिनट में वो गाड़ी सामने लगा देगा। बट आप जैसे ही बोलेंगे ना कि ऐसे ही कुछ टायर वायर है, तो वो आप 5 दिन भी लगा देंगे तो वो आपके पास नहीं आएगा। तो बेसिकली उनकी भी अपनी अपनी डिजायर्स हैं, उनको भी अपना पैसा कमाना है। सो कबाड़ी वाले भी, सबको आपको मालूम है कि मेटल, उनको मालूम है कि सोना कहाँ पे और कचरा क्या है। तो आज की डेट में सोना जो है वो गोल्ड जो है वो हाथ और गले में नहीं रहा है, वो जो ये मेटल है यही आज की डेट में गोल्ड है बेसिकली। तो इसलिए वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ों में। और नगर निगम अपना डंप यार्ड है, तो डंप उसके पास रखता है नगर निगम, तो इसलिए हम लोग ऐसे सेग्रीगेट करते हुए अपने पास लेके आते हैं चीज़ों को और फिर उससे नई चीज़ बनाते हैं। अच्छा, आप ये क्लॉथ का भी कुछ म्यूरल वगैरह ये सब बनाए हैं, तो वो भी क्या आप वेस्ट क्लॉथ से बनाते हैं? वेस्ट क्लॉथ तो नहीं होता बेसिकली, पर इसमें हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी। जो कमिश्नर सर थे, अविनाश लवानिया, भोपाल कलेक्टर थे, तो वो स्टूडियो हमारे आए थे, तो एक हैम्पर बनाया था हम लोगों ने दिवाली में। उन्होंने कहा था कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को आप, जैसे हम लोगों ने आपने 10 नंबर अगर आप जाते हैं तो 10 नंबर में एक राग भोपाली बना हुआ है, तो वो हम लोगों ने 22 दिन में बनाया। तो वो ऐसा स्क्रैप से नहीं था, बेसिकली वो नया सर ने हमको एक टास्क दिया था कि 22 दिन में ये पूरा कबाड़ कम्युनिटी हॉल था, तो वो बड़ा स्टिंग था और बहुत पुराना टाइप का जो होते हैं, आप देखते हैं कि कोई हॉल, कोई कम्युनिटी हॉल पुराने होते हैं जिसमें स्टिंग हो रहा है, बाथरूम भी गंदे हैं और हॉल भी नहीं है। तो उसको हम लोगों ने रीडिज़ाइन किया और वो 22 दिन में हम लोगों ने जो सीलिंग थी उसमें हमने रस्सी सी सीलिंग बनाई, क्योंकि बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट था जरी जरदोजी उसी के ऊपर था, क्योंकि स्व सहायता समूह की जो महिलाएं उनको भी एक काम रोजगार मिले। तो वहाँ पे जो भोपाल की जो डिज़ाइनर है मुमताज़ खान, वो उन्होंने ही एक सेशन करने वाले थे
करा उन्होंने, और वहाँ पे महिलाओं को सिखाया कि जरी पे काम कैसे होता है, जरदोजी जो मॉडर्न आर्ट होते हैं, जो फैशन डिज़ाइनर्स आजकल काम कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने वो सीलिंग पे ही जरी करा, वॉल पे पूरा हम लोगों ने जरदोजी, और जो बाग प्रिंट होता है हमारा, उस पे बाग प्रिंट की पूरी वॉल्स बनाई, और फ्लोरिंग हम लोगों ने एक अलग पैटर्न दिया। तो हम लोगों ने उसको पूरा 22 दिन में किया, जिसका जो स्थापना दिवस होता है नवंबर में, तो माननीय शिवराज जी चौहान जी थे हमारे सीएम, तो उन्होंने स्थापना में दिवस में सुबह 9 बजे आके, मैम साधना मैम भी थी, तो उस दिन किए। तो फिर हमको फैसिलिटेट किया कि हम लोगों ने 22 दिन में, और उनको बहुत पसंद आया। और स्व सहायता समूह की महिलाओं वहाँ पे, उन्होंने एक मध्य प्रदेश में पहला MOU साइन हुआ बिटवीन स्व सहायता समूह की महिलाएं और दिल्ली के डिज़ाइनर के बीच में, कि हम एक वो होता है मेमोरेंडम जो होता है कि गिव एंड टेक वाला, कि मैं आपको इतने ऑर्डर्स दे रहा हूँ, और स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपना काम किया। तो वो हम लोगों ने वो भी क्रिएट किया 22 दिन में। तो ऐसा अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे सर पवन सर, मैं ये जानना चाहूँगी, हम बहुत बड़े बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, हाँ। है ना, जिसमें एक मैन पावर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मशीनरी भी ज़्यादा ज़रूरत है, फैब्रिकेशन बहुत ज़्यादा लगेगा। अब आई वांट टू टॉक एट द लोकल लेवल, कि जो घरों में हमारा जो वेस्ट जो भी किचन से निकल रहा है और बाकी सब इलेक्ट्रिकल ये वो, तो उसको करके हम घर में क्या बना सकते हैं, एंड कौन सा ऐसा वेस्ट है जो हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज आई थिंक हम हर चीज़ को बस हटा दो वाले सिचुएशन में रहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ 2 कचरा बाहर जाना चाहिए, तो सूखा और गीला जो घर का है, जो जिसपे जो सिर्फ नगर निगम लेता है, और इसीलिए वो लेता है। वो इसके अलावा ना आपसे ग्लास लेता है, ना आपसे इलेक्ट्रिकल लेता है, ना आपसे ई वेस्ट लेता है, ना आपसे वुड का वेस्ट लेता है, ना मेटल। ये जो है ये सबसे हानिकारक है। तो घर से बाहर सिर्फ 2 कचरे जाने चाहिए जो आपके डेली यूज़ वाले हैं। और बाकी जो आपने कहा, तो इलेक्ट्रिकल वेस्ट या ई वेस्ट हम जो बात करते हैं, जो ई वेस्ट आज की डेट में जो कंप्यूटर्स से होता है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, बहुत सारे ऐसे ई वेस्ट आप देखेंगे जहाँ पे वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ना रिड्यूस होता है, ना रीयूज़ होता है, ना रिसाइकल होता है। तो ऐसी बहुत, जैसे अब आपने कहा कि क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने वापस बोला था कि 3 R's होते हैं, जो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। इसमें 2 R हम लोगों ने और जोड़े थे, दैट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो मैंने आपको बताया है कि ना, एक घर में कचरा भी निकल रहा, कोई भी चीज़ें निकल रही हैं, तो उसको है ना कम से कम होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ना मैं कम करूँ। देखिए स्क्रैप निकालने के लिए तो बहुत सारा निकल सकता है, अभी टूट जाए, ग्लास टूट जाए, बहुत सारा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम कम से कम किसी और को भी कम करने दें और हम खुद भी कम करें। जिससे हम कहते हैं रोको टोको, जो एक चला है मुहिम चलाई, वैसे ही कि घर पे भी लोगों को बताएं कि नहीं, ये वेस्ट कम करो। ये जैसे हम खाना वेस्ट, कई लोग उसको देखना, आप खाने में भी लोग वेस्ट नहीं करते, उसका कुछ ना कुछ, मैं आजकल फूड ब्लॉगर्स देखता हूँ या घर की महिलाओं को देखता हूँ, कुछ ना कुछ नई चीज़ रात के खाने को भी सुबह कर देती हैं वो। क्यों नहीं हम इसको वेस्ट में भी हम लोग क्यों नहीं कर सकते काम? कई घरों में, कई बच्चों में बहुत क्रिएटिविटी रहती है, और मैं तो कह रहा हूँ हर बच्चे में क्रिएटिविटी, हर घर में एक नया आर्टिस्ट है। और इंडिया में तो इनफैक्ट बाबा महाकाल की कृपा से हर घर में एक बॉटल से लोग, मैंने घरों में देखा है, मैंने रस्सी से काम करते हुए घरों में देखा है, मैंने ई वेस्ट से लोगों को देखा है, मैंने टायर्स कितना यूज़ होते हैं जो बेंचेस बना देते हैं, कोई काट के उसमें गमले रख देता है। तो ये क्रिएटिविटी, जैसे आजकल DIY आता है, DIY, तो उसमें बहुत सारे क्रिएटिविटी दिखा। तो जो घरों के वेस्ट निकल रहे हैं, ऐसे टायर्स होते हैं, जब हमारा स्टूडियो है जैसे, तो हम लोगों ने टायर्स से बेंचेस बनाई, कुछ चेयर्स बनाई हुई हैं। टीवी था, जैसे हम आपको बताते, पुराना टीवी था, अब वो पुराना टीवी तो कोई लेता है नहीं। हम लोगों ने क्या किया, हमारा आर्टिस्टों ने क्या किया, उस टीवी के नीचे बड़ा बल्कि होता था, आपको याद होगा, जो स्क्रीन वाले टीवी थे, उसके नीचे उन्होंने सिंपल से एक पत्ते लगा दिए, फ्लोर पर जो अपन कहते हैं प्लाई का एक छोटा सा बेस बना दिया, और ऊपर टीवी आ गया। अब ऊपर टीवी आ गया तो टीवी के स्क्रीन के ऊपर उन्होंने वैक्यूम से ग्लास रख दिया, ग्लास टॉप, जो आपकी टेबल है। अब अगर मैं इसी के ऊपर, ये आपकी टेबल आपने खरीदी हो, अगर इसी पे मैं टीवी रख दूँ
और वही टीवी का काम कर रहे हो जिसके ऊपर ग्लास टॉप हो। और सपोज अगर आप वो, चलिए वो टीवी तो खराब हो गया, बट अगर आप उसको ऑन करेंगे तो समथिंग, आई थिंक वो कलर, कुछ तो कलर आएगा। जब पिक्चर ट्यूब कलर तो देगा, तो पिक्चर ट्यूब का कलर से आप इसके ऊपर ग्लास रख देंगे तो कितना अच्छा लुक आएगा। It will turn out very beautiful. कितना अच्छा। और वो वेस्ट जो हम बाहर करने वाले थे वो आपने आज रीयूज कर लिया उसको टीवी को। वैसे ही जैसे मैं अपने स्टूडियो में मदर बोर्ड्स होती हैं, जो मदर बोर्ड्स, कभी आप लोग देखना मदर बोर्ड्स को निकालना, तो आप उसको जमाना मदर बोर्ड्स में, तो मदर बोर्ड्स को जब जमाएंगे और उसके ऊपर आप एक ग्लास सिंपल से रख देंगे तो आपको है ना एक सिटी नजर आएगी उसमें। राइट। एक पूरा मैप जैसा दिखेगा। उसको कंटूर, जो कहते हो कंटूर मैप जैसा, छोटे छोटे सिटीज, बिल्डिंग्स, ये वो सारे। तो हम लोगों ने ना एक ऐसी टेबल बनाई है, उसके ऊपर ग्लास रखे हुए हैं और मदरबोर्ड्स का ही है, और उसके अंदर कॉर्नर में पूरी लाइट्स लगा दी है और नीचे बेस दिया हुआ है। तो वो टेबल जब लाइट्स लगती हैं तो ऐसा लगता है एक सिटी का एक कंटूर, एक मैप बाय एक सिटी बनी हुई है। तो ये तो मदरबोर्ड से हो गया। तो जो जो हमारे पास में बेस, अब जैसे मैं अपने स्टूडियो के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीज़ें होती रहती हैं, मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, पर आप लोगों के उसमें भी ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। कीबोर्ड्स है, कीबोर्ड्स हमारे पास में बहुत सारे थे क्योंकि नगर निगम ने हम लोगों को बहुत सारे कंप्यूटर्स दिए थे, स्क्रैप में कीबोर्ड्स थे। तो हम लोगों ने कीबोर्ड्स का एक काउच जो होता है वो काउच बनाया है। अरे अब वो काउच जो बनाया है वो मेरे यहाँ जितने सेलिब्रिटीज आती हैं, जितने ऑफिशियल्स आते हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, वो सब उस पे लेट के सेल्फी लेते हैं। इसलिए क्योंकि वो एक डिफरेंट है। और वो काउच काम क्या, वो जो कीबोर्ड्स हैं वो काम ऐसा करता है, आपका एक्यूप्रेशर का काम कर रहा है बेसिकली। तो ये तो कीबोर्ड्स, मतलब मैंने आपको छोटे छोटे से एग्जांपल्स दिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। अब जैसे यूनिक ये कीबोर्ड वाला अब जैसे कुछ वेस्ट आया तो हमारे आर्टिस्ट क्या करते हैं कि जैसे वेस्ट में आपके भी भी हो, सब घरों में वेस्ट निकलता है, तो एक फ्रेम बनाइए आप। मैं आपको आइडिया देता हूँ, एक फ्रेम बनाइए, एक फ्रेम सिंपल सा जो फ्रेमिंग होती है, और पीछे आप कोई भी वुड का या किसी का रख दीजिए और उसमें अगर फेविक्विक से चिपका दीजिए उसमें। और स्प्रे पेंट्स आते हैं जो, तो स्प्रे से आप हल्का सा जो आपके आइडियाज आएंगे धीरे धीरे आ जाएंगे, स्प्रे कर दीजिएगा उसको, और वो एक है ना एक इंस्टॉलेशन बन जाएगा आपका। और वो आप किसी भी वॉल पे अपनी क्रिएटिविटी, यादें लोगों की होती हैं। जैसे रेड एफएम में अनादि थी, तो अनादि ने एक मुहिम चलाई थी, तो मैं आपको थोड़ा सा एक इट्स वेरी इमोशनल ये है। तो एक लेडी थी तो उन्होंने, अनादि ने ये चलाया था कि आपके पास जो 2 महीने की, 1 महीने की, कि आपके पास जो भी स्क्रैप हो वो मेरे को दीजिए, मतलब पवन को दीजिए, मेरी फर्म को दीजिए। और हम लोग एक बड़ा सा एक इंस्टॉलेशन भोपाल में क्रिएट करेंगे जिसमें आपके प्रोडक्ट्स भी रहेंगे। जैसे आपने कुछ दिया तो मैं उससे कोई इंस्टॉलेशन बनाऊंगा, तो वो था मेरे दिमाग में। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि क्या बनाए, तो हम लोगों ने एकदम से दिमाग में आया कि भोपाल से आते हैं, बैरागढ़ से हम आते हैं भोपाल, एंट्री करते हैं या कोई भी एंट्री पॉइंट, तो उसमें मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ था कि MP04 बनाएंगे। भोपाल का जो नंबर है वो 04 है, तो एंट्री में बहुत बड़ा स्क्रैप से बना हुआ MP04। ओके। दूर से तो MP04 ही लगे, पास में आके अपन को लगता है ना, अपन कहते हैं कि जैसे अरे यार ये तो मेरा प्रोडक्ट है, ये मैंने दिया था, ढूंढ रहे हैं। और वो दूर से लगेगा MP04 पर पास में स्क्रैप रहेगा, तो क्या होता है कि एक इल्यूजन इफेक्ट भी आता है उसमें। तो MP04 ये प्लानिंग थी, स्क्रैप नहीं आया है, पर माइंड में है कि वो बनाऊंगा ज़रूर मैं भोपाल के लिए सबसे, और वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा, तो ह्यूज साइज होगा वो MP04। तो उसमें जैसे आपने कहा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें बता रहा हूँ कि एक लेडी का फ़ोन आया मेरे पास में कि पवन जी आप बोल रहे हैं, तो एक कोलार पे कोई लेडी रहती थी, सान्याल मैम थी, तो बोले मेरे पास में कुछ स्क्रैप निकला है, वो घर का है, तो आप भेज देंगे किसी को। मैंने कहा मैं भी शायद उस वक्त आई एम नॉट टेकिंग उनको, थोड़ा सा मैंने कहा ठीक, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन्स ऐसे आते थे मेरे पास में। फिर 1-2 दिन और आया, तो फिर मैंने अपने बंदों को, तो उनका फ़ोन आया, आप भेज दीजिए प्लीज़, फिर मैं निकल जाऊंगी। तो हम लोग अपनी गाड़ी भेजी, तो वहाँ से जब सामान आया तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि क्या है वो जो था, तो मैंने फिर उनको फ़ोन किया, मैडम
तो उनके पास से कैसेट्स आई, म्यूजिक कैसेट्स होती हैं जो, तो जो अब बिल्कुल देखने को नहीं मिलती हैं, और ऐसी कैसेट्स हैं जो मतलब जिसको अपन कहते हैं ना, क्या आप वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग, वो एंटीक है, बड़ा मेमोरेबल कैसेट्स हैं। सीडीज थी उनके पास में जो पुराने, जो खय्याम साहब की, उसके बाद में उस्ताद जो बिस्मिल्लाह और उनकी शहनाई, और ऐसी बहुत सारी सीडी बुक्स आई जो मेरे पास। तो वो जो बुक्स आई थी वो बहुत ही मतलब रेयर रहती हैं। जैसे हाँ, कुछ लंदन की थी, कुछ मुंशी प्रेमचंद थी, उनका जो कलेक्शन था क्लासिक क्लास था। उनकी कैमरा था जो पुराना क्लिक कैमरा होता है वो था, मतलब ऐसी चीज़ें थी तो बड़ा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होती हैं। तो उन्होंने मुझको फ़ोन करके बोला कि शायद आई थिंक मतलब उनके हस्बैंड नहीं थे और उनकी भी शायद एज हो गई थी, वो प्रोफेसर थी। तो उन्होंने बोला कि मेरे को कि मेरे हस्बैंड नहीं है और मुझे मालूम नहीं कि मैं कितने दिन और ज़िंदा रहूँगी, और मेरे बच्चे फ़ॉरेन में हैं और अब वो नहीं आएंगे, दे नेवर कम टू इंडिया। तो अब मुझे भी नहीं मालूम, मैं इसको किसी कबाड़ी को देना नहीं चाहती क्योंकि मेरी यादें हैं और इसको आप बस संजो के रखना। तो ये मेरे लिए It was very emotional, yeah. तो आज भी मैंने अपने स्टूडियो में वो रखा हुआ है और इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अब यूज में तो नहीं है, बट देन आप उससे इमोशनली बहुत अटैच रहता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जैसे स्कूटर होता है तो स्कूटर देखना कई लोग नहीं बेचते हैं, आज भी वो रहता है क्योंकि यादें रहती हैं। तो जब विवेक मिश्रा सर, कलेक्टर सर, जो आज डिंडोरी कलेक्टर हैं, तो विवेक सर, विकास मिश्रा सर, तो विकास सर जब मेरे पास जो स्टूडियो आए थे तो उन्होंने ये मुझसे पूछे कि पवन ये बुक्स किसकी हैं। तो फिर मैंने बताया उनको यही वाली कहानी। तो उन्होंने कहा मेरी बात कराओ। तो उन्होंने उनसे बात करी, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ, क्या मैं 2 बुक्स ले जा सकता हूँ क्या? फिर वो 2 बुक्स लेके गए उसमें से, क्योंकि बोले ये मिलती नहीं है बुक्स। तो ऐसी चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ चीज़ें आपके पास में, मेरा ये कहना है कि ना स्क्रैप को हम स्क्रैप नहीं लें, वो एक एंटीक चीज़ है। देखो घर के स्क्रैप तो मैंने आपसे कहा कि 2 ही चीज़ें हैं सिर्फ कचरा होती है, सूखा और गीला कचरा। इसके अलावा तो आपके पास में बहुत सारी क्रिएटिविटी है जो आप कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने तो इतना बड़ा रेडियो वगैरह बनाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों के इसमें सीधे हम रेडियो बनाने तो नहीं पहुँच गए होंगे। बेसिकली शुरुआत तो छोटे से ही करी होगी ना। तो ऐसे प्लान था हम लोगों का। अब प्लान और भी हैं बहुत सारे, बातें तो खैर ठीक है। अच्छा, फिर आपने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, इतने वंडर्स क्रिएट किए, व्हिच इज योर पर्सनल फेवरेट एंड व्हाई? बच्चे प्यारे सभी हैं मेरे लिए क्योंकि मेरे तो इमोशंस, अगर आप ये पूछें किसी से अपने बच्ची इसमें से आपको प्यारा कौन सा है, तो आप जवाब देना मुश्किल होता है बहुत। मेरे लिए तो सारे ही दिल के करीब हैं। अच्छा, ट्राइबल म्यूजियम में इसमें मेरे लिए एक है कि शायद होता है ना कि बच्चों में से भी कोई लाडला होता है, उसमें से एक हाथ मतलब थोड़ा प्यारे तो मेरे लिए रुद्र वीणा जो है ये शायद बहुत ज़्यादा मेरे करीब है। हाँ, कुछ ना कुछ, क्योंकि ये अपने आप ऑटोमेटिकली शायद हम लोगों ने सरस्वती को और लता मंगेशकर को डेडिकेट किया है इसको। मदरली फीलिंग है, माइथोलॉजी से जुड़ी हुई और परफेक्ट, मतलब विश्व की सबसे बड़ी वीणा बनी। और जब आज भी गूगल में डालेंगे आप वर्ल्ड्स बिगेस्ट रुद्र वीणा, तो वो अपने भोपाल की आएगी। और उसके पीछे लोगों को भी बड़े इमोशंस हैं इस वीणा से। लोग जाते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो एक बार मैं वहीं खड़ा हुआ था तो अपने बच्चों को उसने भी पूछा, जो जब मेरे को लगा कि हमने अपना साकार कर, कि मम्मी ये क्या है? तो उसने कहा वीणा। हर कोई वीणा कहता है, तो वीणा मतलब उसको मालूम था वीणा है। मदर को भी अच्छा है कि मालूम था। रुद्र वीणा तो खैर बहुत, रुद्र वीणा में वीणा जो सिंपल होती है और रुद्र वीणा जो पीछे जो लगा रहता है, जिसको अपन राउंड सा जो उसको पकड़ के बजाना, वर्ल्ड की सबसे टफ अगर कोई वाद्य यंत्र है तो वो है रुद्र वीणा।
इसको इसको हाथ से लोग कहते हैं खून निकल जाता था जब बजाते थे। और इस बहुत, आप कभी रुद्र वीणा के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको बजाना, और इसको बहुत हमारे इंडियन जो आर्टिस्ट म्यूजिशियंस हैं उन लोगों ने तो अच्छा इसको क्रिएट किया, और बहुत अच्छा कई साउथ में बजाते हैं इसको। तो जब उसने बताया कि ये, तो बोले मम्मी क्या है, तो बोले मैं तुमको फिर बताऊंगी इस यूट्यूब में कि इसको कैसे करते हैं क्या। तब मेरे को लगा कि चलो कम से कम ये जब बड़ा होगा तो ये भी बच्चे को अपने बता पाएगा कि चीज़ क्या है, क्योंकि उसने कभी रुद्र वीणा देखी ही नहीं। और जो हमारा जो मकसद था वो हमें लगा साकार हो रहा है, क्योंकि क्या है, जब ये आज 10 साल का बच्चा पूछ रहा है अपनी माँ से कि माँ ये क्या है, क्योंकि उसने गिटार, उसने तबला, उसने ढोल, ये तो सब देखे ही हैं उसने बात। जो आप रविंद्र भवन में आप वीणा को कैरी करना, वीणा होती क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। तो जब उसने बताया कि ये वीणा है, तब एटलीस्ट लोगों को समझ में तो आएगा, कल्चर पता चलेगा, उसके पीछे मैथोलॉजी पता चलेगी कि ये क्या था, ये क्यों सरस्वती ने ढोलक, सितार, गिटार, जो भी वाद्य यंत्र हमारे, गिटार तो नहीं है, हमारे जो वाद्य उसको क्यों नहीं पकड़ा, रुद्र वीणा ही क्यों ली, ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उतनी डेप्थ में जाएंगे। तो इसलिए मेरे लिए रुद्र वीणा करीब है थोड़ी सी। राइट। मैं ये जानना चाहती हूँ, हम जो ये हर घर में हमने ये शुरू करना चाहिए, पर इसका मुझे लगता है कि अब इट्स हाई टाइम कि हमारे पास इसका एक एजुकेशन भी होना चाहिए। इसमें आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूँ, इसलिए क्योंकि जब हम लोगों ने ये प्लान किया तो एक सिर्फ हम लोगों ने अपने यहाँ तक सीमित नहीं रखा। मैम आपने बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये आर्ट हमारे तक ही नहीं रहना चाहिए। राइट। हाँ, जैसे आप लोगों की अभी हम लोगों ने दिया है कि नटराज बनाने का। बेसिकली क्या होता है कि ये सिर्फ हम अपने यहाँ तक आर्ट नहीं रखना चाहते। जैसे आज जब वीणा देखते हैं, रेडियो देखते हैं, या ये जो बॉटल्स का देखते हैं, तो ना लोगों को क्रिएटिविटी आती है, कि दिमाग में क्रिएटिविटी आती है। नई चीज़ से बनाना बहुत इजी है, और पुरानी चीज़ से नई चीज़ को क्रिएट करना बहुत अपने आप में एक आर्ट है। और हम लोगों ने उसी मकसद के तहत, अब देखिए बाबा महाकाल की कृपा रही तो होगा। जैसे आपने ट्राइबल म्यूजियम भोपाल में देखा होगा, हाँ, सुना होगा, रविंद्र भवन आपकी, जो आप जहाँ पे हैं रविंद्र भवन इज़ फॉर म्यूजिशियंस, फॉर कल्चर, फॉर आर्ट, फॉर प्ले। ट्राइबल म्यूजियम जनजातीय संग्रहालय के जो जनजातीय लोग हैं उनके आर्ट। नाट्य विद्यालय फॉर नाटक। क्या ऐसा कोई है जो स्क्रैप म्यूजियम बन सकता है? वो हमारे दिमाग में है कि क्यों नहीं एक स्क्रैप म्यूजियम हो, जिसमें टायर्स हो, बच्चा गाड़ी से जा रहा हो, ड्रम्स के काम होते हैं, रस्सी हो, ई वेस्ट हो, छोटे इंस्टॉलेशन से लेके, और वो उनकी वर्कशॉप्स हो वहाँ। बच्चा आए तो कहे कि नहीं मुझे वहाँ म्यूजियम जाना है। मैं फेंकूंगा नहीं। मैंने रेडिस्ट्रीब्यूशन की कही थी कि कुछ चीज़ टूट गई, उससे पेंसिल टूट गई, उसने कलेक्ट करता गया अपने बैग में, और उसने कहा कि मैं उधर जाके वो जो जहाँ पे हमारा कबाड़ से जुगाड़, जो हमारा एक वर्कशॉप है, बड़ा सा ह्यूज वर्कशॉप, जो हम लोगों ने प्लान की कि 5 एकड़ का गवर्नमेंट हम लोगों को लैंड दे, और उसमें गवर्नमेंट लगाए, बट लोगों को एक गिव एंड टेक का आया कि रिडिस्ट्रीब्यूशन, और वहाँ पे जाके वो खुद भी बनाए, वर्कशॉप बनाए। आर्टिस्ट होते हैं वर्ल्ड में, क्या स्क्रैप आर्टिस्ट होते हैं। तो एक छोटी छोटी गैलरी, जैसे अगर छोटा एक होम, और एक जितना बड़ा उतना ही बड़ा वीणा जैसा हो, क्योंकि हम लोगों ने करके दिखाया ये। तो एक छोटे आर्ट से लेके, मिनिएचर से लेके तो बड़े आर्ट तक वो आए, वर्कशॉप काम करे। बेसिकली क्या होता है मैम, क्रिएटिविटी जो होती है ना, वो बच्ची को आनी शुरू हो जाती है, तो उससे माइंड डेवलप होता है। वर्कशॉप क्या होती है कि माइंड डेवलपमेंट का काम होता है। जितना वो सोचता जाएगा उतना उसका माइंड डेवलप होता जाएगा, पर उसके जब चीज़ें ही नहीं रहेंगी तो क्या डेवलप होगा। तो वो हम लोगों की प्लानिंग है कि स्क्रैप निकले। गवर्नमेंट का स्क्रैप होता है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा, लंबी बात हो जाएगी नहीं तो, एक रूपमती आपको मालूम है, भोपाल में शोरूम हुआ करते थे गवर्नमेंट के, मृगनयनी मालूम है आपको? ऐसे ही रूपमती शोरूम थे। ओके। हाँ, रूपमती गवर्नमेंट के, जिसमें जैसे मृगनयनी, आप लोगों को शायद मालूम होगा यहाँ पे जितने हैं, तो उनको
तो रूपमती में क्या वो गवर्नमेंट के जो चद्दर होती हैं, साड़ियाँ थी जो जिनको जीआई टैग मिला होता है। हाँ, Okay. आई थिंक ट्राइबल टोपियाँ, खोल लोकली मेड होती हैं, वो थान की थान भरी हुई थी। रूपमती शोरूम का आ गया कि बंद करना है। हम लोग गए और हम लोगों ने देखा तो मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा उनका गोडाउन, और उन्होंने दिखाया कि ऑक्शन निकाला है ना। ऑक्शन में उन्होंने हमको बोला कि क्या करना है। मैम इतनी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे, चद्दरें, खोल, तकिए, टोपियाँ, साड़ियाँ, झबले, कुर्ते। तो एक, आपको मालूम है टेंडर कॉल क्या होता है कि एक के टेंडर से नहीं होता, 2 बार 3 बार का कॉल होता है, और आप तो ऑफिशियल्स हैं, आप तो जानती हैं। तो 3 बार के कॉल में जब कोई नहीं आया तो उन्होंने सारी चीज़ जला दी वो। ओह माय गॉड। अब जब मैंने डायरेक्टर से पूछा कि आपने इसको जलाया क्यों, तो बोले हमारे पास में एक ऐसी सिंगल विंडो नहीं है कि जिसको हम लोग ये दे पाए, ये दे सकते, तो बांट भी नहीं सकते। गवर्नमेंट का रूल है, जैसे हम एक्सपायरी हो जाती तो हमको फेंकना पड़ता है ना। तो उनके पास में वो डिटेल्स गवर्नमेंट के पास नहीं, तो मैं और उसको जला दिया। तो आज उस चद्दरों से या उससे कितनी महिलाओं को रोजगार मिलता। आज वो हैंडबैग्स बनाती, कितनी सारी चीज़ें हम लोग बना सकते थे। बैग्स बनते, कपड़े के वॉल्स पे बनते, बहुत सारी चीज़ें बनती, पर जलाने का क्या है, क्योंकि वो उनके पास में डिस्पोज करने की कोई वो नहीं है, और उनको ना उस 3 महीने के अंदर उसको आइदर डिस्पोज या था आइदर वो करना था। तो गवर्नमेंट प्रोसेस ही नहीं ना, सिंगल विंडो नहीं। तो इसलिए अब जैसे मैं और ख़त्म करूँगा, इसलिए बहुत सारी बातें जो ख़त्म नहीं होंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो, जैसे आज 2024 अभी आया, तो मैम 2023 के जो ब्रोशर्स हैं, क्या वो 2024 में यूज़ होंगे? नहीं, क्योंकि 2023 के हैं वो। उनकी जो भी बुकलेट्स हैं, उनके जो 2023 छपा हुआ है, तो अब 2024 के लिए नया वापस निकलेंगे, तो उनके भंडार, तो ऐसे कितने पेजेस, कितने बुक्स, कितनी इनके स्टोर में रखी रहती हैं, और फिर एक स्कैम होता है नया। इसमें क्या होता है मैम, उनकी 2-3 ही लोग खेलते हैं, स्टोर वाला जो मेन होता है, क्योंकि इनके पास में कोई सिंगल विंडो नहीं है जहाँ पे ये जाके वो पेपर, अब पेपर बैग्स कितने बन सकते हैं, पेपरों से कितना काम हो सकता है, पेपर से पेपर मैशी बन सकती है, पेपर से कागज की लुगदी बना के महिलाएं काम करती हैं, जिसमें 8 हमारे यहाँ 8 दिखेंगे। बट ये स्कैम है बेसिकली, नहीं दे 2024 तो एक किसी रद्दी वाले को दे देंगे, 2-3 लोगों की सांठगांठ होगी, और माध्यमिक शिक्षा मंडल के हजारों लाखों जो बुकलेट्स हैं, पेपर्स हैं, ये बेच दिया जाएगा। तो ऐसे वेस्ट होता है। नगर निगम में भी सेम है। मैं अब इंटरनल जाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा वो भी स्कैम निकलेगा। तो क्या होता है कि ये अब ऐसी सिंगल विंडो हो, तो हम लोगों ने ये सिंगल विंडो के तहत ही हम लोगों ने कोशिश करी कि क्यों नहीं ऐसा एक म्यूजियम हो जिसमें ना गवर्नमेंट ही आइटनरी हो, हम लोग का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। आपको कुछ नहीं, आपने आइटनरी ली, आपने इन्वर्ट किया, आपने अपने गोडाउन, जैसे हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, तो एक बड़ा सा जगह हो, कपड़े अलग, क्लॉथ अलग, मेटल आया मेटल अलग। अब जैसे पुलिस की गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां रखी हुई बेचने की, अब ये सोचा है कभी आपने कि कितना स्क्रैप, कितना गाड़ियों, पुलिस की गाड़ियां जो जब्त करती हैं, जो कारें, वो क्या करते होंगे, पार्ट्स कितने बिकते होंगे, उस थाने से उस थाने तक ही काम होता होगा। सो बातें करेंगे तो बहुत सारी है। तो ये हम लोगों ने एक सिंगल विंडो निकाला था कि ये सारी चीज़ें हैं, और वहाँ पे बच्चे जैसे पेपर बच्चों को आप दे देते हैं, तो वो फाड़ेंगे, कुछ क्रिएट करेंगे ना, वो उन चीज़ों से बैग्स बनाया तो सीखेंगे, अरे ये बैग्स बन रहे हैं, मैं भी बनाता हूँ। जैसे स्व सहायता समूह की महिलाओं ने जब 1000 हैम्पर्स बनाए थे, तो क्या होता था कि मैम मेरी यहाँ महिलाएं आती थी सोशल वाली, वहीं गांव की, तो उनके छोटे छोटे बच्चे आते थे, तो क्या करते थे, मेरे यहाँ जो कागज होते थे, कागज से ना लीड्स हम लोगों ने लाए थे, सिर्फ लीड्स लेके आए थे, पेन, उससे कागज के पेन बनाए, कभी आप आएंगे तो देख, और उससे कपड़े से छोटे छोटे शुभ लाभ लिखा। तो ऐसे 1000 हैम्पर बनाए, जिसको अविनाश सर ने, कलेक्टर सर ने डिस्ट्रीब्यूट किया था दिवाली में, और वो सारे IAS, सारे शिवराज सिंह चौहान जी, साधना मैम, सबके घर में सारे ब्यूरोक्रेट जो आप गिफ्ट देते हैं ना
दिवाली में। बिल्कुल। तो 200-250 स्मार्ट सिटी सबको बांटना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि ये बाय करना है आपको ये हैम्पर। और एक एक हैम्पर सबको इतना सुंदर लगा कि उसके अंदर कोस्टर, शुभ लाभ, जो ट्रे बनाई वो भी वेस्ट से बनी, उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ तो वो कैलेंडर फोल्डर हो गया, उसमें पेन था, उसमें जो छोटे छोटे मदरबोर्ड्स के जो निकलते हैं उसके कीरिंग्स थे और गले का पैंडल था। तो ऐसा पूरा एक हैम्पर बना के दी। तो उनके छोटे छोटे बच्चे आने लग गए थे, तो उनको इतना इंटरेस्ट आता था। पहले तो माँ के साथ 1-2 दिन तक तो दूर रहे, क्योंकि उन्हीं के साथ काम करना था तो हमको सिखाना था। तीसरे चौथे दिन तो खुद बच्चे बनाने लग गए थे। बेसिकली ये एक ट्रेनिंग पार्ट था जो उनको सीखने मजा आया, और वो खुद ही जैसे नहीं आते तो वो 1-2 महिलाएं बोली कि आज हमको आना नहीं था पर हमको इसलिए आया क्योंकि बच्चे जिद करने लगे कि मम्मी चलो वहाँ। क्या होता है कि ये चीज़ों को हम लोगों को ग्रूम करना पड़ेगा। और मुझे जो ये इतना मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं सोचा था दिस इज गोइंग टू बी सो टची एंड इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि इतना इमोशनल मैं भी फील कर पा रही हूँ बिकॉज व्हेन आई एम गेटिंग रिमाइंडेड ऑफ दोज थिंग्स व्हिच आर लाइक आई डिडंट वांटेड टू थ्रो, पर मुझे फेंकना पड़ा। मैं सो अब सारा मेरे दिमाग में आ रहा है कि नहीं यार उसका ऐसा कर सकते थे, उसका वैसा कर सकते थे। एंड कमर्शियली ऑल्सो एक पैरेलल इंडस्ट्री ये क्रिएट हो सकती है बिकॉज हम कोई भी नई चीज़ जब खरीद रहे हैं तो हम ऑफ कोर्स वो पुरानी चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं। Exactly. अगर नया टीवी ला रहे हैं तो क्यों लाए, क्योंकि पुराना हमने फिर उसको हटाया, खराब हो गया। तो ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है विच कैन फ्लरिश और कितने सारे लोगों को रोजगार दे सकता है। और कितना कंज्यूमरिज्म का जो ये आजकल एक ट्रेंड चला है उसको खत्म करेगा, कम करेगा। मतलब खत्म तो नहीं हो सकता बट देन ड्रास्टिकली इट विल रिड्यूस। इतना मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको शायद इंसाइट्स मिले होंगे और सब अपने घरों में प्लीज़ अपनी जो भी मेमोरेबल चीज़ें हों उसको ना फेंके, उससे कुछ क्रिएटिव बनाए। और सर ने तो आइडियाज़ दिए ही हैं और आप लोग खुद भी इतने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, स्पेशली हमारे जो बच्चे हैं गर्ल्स एंड बॉयज़, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। माई सन इज़ लाइक यू नो वो कुछ मर्सिडीज़ कार रहेगा टॉय, उसको खोल के द डे वो आती है उसी दिन खोल खाल के उसमें वो मॉन्स्टर ट्रक के टायर लगाएंगे एंड देन ही विल से मम्मा सी आई हैव इन्वेंटेड दिस। तो मुझे लगता है छोटे छोटे बच्चे दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव। तो बच्चों को भी मैं ये पेरेंट्स को जरिए बच्चों को भी बोलना चाहूँगी कि बच्चों को प्लीज़ मोटिवेट करें बिकॉज दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। एंड एज अ किड मैं कुछ ऐसा किया करती थी और अब मुझे लग रहा है कि काश मेरे पास उतना टाइम आए और मैं कुछ करूँ। एंड सारा घर का मेरे को याद आ गया है कि मैं आपसे क्या क्या पूछूंगी, इसका क्या बनाऊँ, उसका क्या बनाऊँ। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल टू। अपने जितनी भी इमोशंस हैं हम उनको सहज करके रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज आने वाला टाइम है ना बहुत टफ जाएगा। और इनफैक्ट कोरोना टाइम में देख ली कि हम लोग 2 साल घर पे थे, या कोई ऐसी चीज आपदा, आप ऐसे मत समझिए कि आपदा चली गई है वापस कोई ना कोई। जब कोरोना हमने नहीं सोचा था तो ऐसी कोई आपदा नहीं है जो आने वाली नहीं हो, वो भी हमारा इंतजार कर रही हो। शायद कितने लोग बचेंगे कितने लोग नहीं बचेंगे, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, बट जब वो टाइम रहेगा कि जब आपको सस्टेन करना पड़ेगा तो ये सस्टेनेबल जो हम आज वर्ड यूज करते हैं ये सिर्फ वर्ड नहीं रहेगा, उसको उस वक्त आपको चीज़ें उसी में रिक्रिएट करनी पड़ेंगी। कि हम लोगों ने बहुत सीमित चीज़ों में हम लोगों ने अपने घर निकाला है उस वक्त कि कुछ नहीं होता था तो भी हम खुश रहते थे, कोरोना में हम अपने घर में रहते थे, तो उसी को क्रिएट करते हुए आप चीज़ों को करें। मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, बट मेरा समाज से सोशल से यही एक मैसेज है कि ना चीज़ों को रिड्यूस रीयूज़ और रिसाइकिल करें, और नहीं हो सकता तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिडिस्ट्रीब्यूशन करें ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार हम लोगों ने कुछ समाज के लिए कुछ करके गए। तो बस यही है कि अपने कंट्री के लिए, अपने वर्ल्ड के लिए, अपने क्लाइमेट जो हम धरती माँ कहते हैं, उसको माँ को तो आपको मानना पड़ेगा कि माँ होती क्या ये समझना पड़ेगा पहले, तब तक आप नहीं समझेंगे जब तक आप 5 तत्व हवा अग्नि वायु, जब इन चीज़ों से आकाश, इन चीज़ों से हम लोगों को इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सब लोगों को है
ऐसे ही काम करते रहें, बट रिड्यूस करें उसको, घरों के जो भी वेस्ट है उसको रिड्यूस करें और एक क्रिएट करें कि नई नई क्रिएटिव, बच्चों को भी बताएं कि क्या है उसमें हार्मफुल होता है। सिर्फ सेशन से, सिर्फ मेरे इंटरव्यू या किसी के भी करने से ना ये कम नहीं होगा। आपको जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक नई चीज़ें होंगी। तो एंड थैंक यू सो मच मधु मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और आपके पॉडकास्ट में मैं फर्स्ट टाइम, मैंने भी किसी को नहीं बोला बट दिल खोल के मैंने अपनी बात करी जो मेरे को फील होता था, तो ये करा। दैट इज ट्रू। और आपका जो एक आपके काम के साथ जो एक इमोशनल एस्पेक्ट जो अटैच्ड है आपका पर्सनल भी, तो वो मेरे ख्याल से हर काम में आना चाहिए हर व्यक्ति को। और हमारा जैसे हमें चीज़ से प्यार और वही हमारा काम बन जाए तो हाउ ब्यूटीफुल द लाइफ turns out to be. And thank you for joining us. और लोगों को इतना आपने इतना अच्छी बातें बताई हैं ज्ञान की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you for joining.